आओ क्वेश्चन नंबर 14 मेरे साथ साथ पढ़ लो। कह रहा है जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्रॉइंग अ प्रोडक्शन प्लान। कह रहा है अभी हम एक प्रोडक्शन प्लान बनाने की सोच रहे हैं फॉर इट्स टू प्रोडक्ट। कह रहा है हम दो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है प्रोडक्ट? एक है सर एम एम और दूसरा है एच एच, यानी कि मिनीमैक्स और हैवी हाई। कह रहा फॉर द ईयर 22-23 द कंपनी पॉलिसी इज टू होल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट 25% ऑफ द एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि जो हम अपना क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड करेंगे, पहली बात तो क्लोजिंग स्टॉक किस चीज का? क्या फिनिश गुड्स का या फिर रॉ मटेरियल का? सर वो फिनिश गुड्स की बात कर रहा है कि जो मेरे फिनिश गुड्स है ना, कौन से? एक तो एमएम और दूसरा एचएच। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी बात कर रहा है। कह रहे ये हम होल्ड करेंगे कितना? 25%। किस चीज का? 25% ऑफ द एंटीसिपेटेड सेल्स वॉल्यूम। 25% मल्टीप्लाई बाय सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, और कौन सा? सक्सीडिंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए। ये वो कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा था फॉलोइंग आर द एस्टिमेट ऑफ टू प्रोडक्ट। कह रहा है कि एमएम और एचएच का एस्टिमेशन दे रखा है कि प्रोडक्शन हम इतनी करेंगे। याद रखना ये सेल नहीं कह रहा, ये कह रहा है प्रोडक्शन इतनी करेंगे। फिर कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 220 और 280, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये 4 लाख और 5 लाख है। इसका मतलब ये फिक्स होंगे। अच्छा, फिर कह रहा है द एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 4 मंथ। कह रहे कि एस्टिमेटेड सेल्स अब दे रखी है। ये क्या दे रखी थी इसने? प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्शन कब की दे रखी है? प्रोडक्शन इन यूनिट्स दे रखी है, लेकिन ये नहीं बता रखा कब की है। पर ये बता रखा है कि नीचे यहां पे सेल 4 महीने की है, अप्रैल मई जून जुलाई। मेरी बात समझो जरा मेरे चार्टेड अकाउंटेंट्स। बजटेड प्रोडक्शन जो उसने दे रखी है वो 1,80,000 दे रखी है। सिर्फ एमएम की बात करते हैं, 1,80,000। पर यहां पे सेल कितनी कर रहा है? 8,000, 10,000, 12,000, 16,000। तो भैया मुझे ये एक बात बताओ, जब बिकेगा आपका इतना इतना, तो इतना ज्यादा क्यों बना रहे हो? यानी कि ये जो इसने डेटा गिवन है, ये जो डेटा गिवन है बजटेड प्रोडक्शन का, ये कितने महीने की प्रोडक्शन है? क्या ये 1 महीने की है? क्या ये 2 महीने की है? या फिर मैं इसको मानूं कि ये पूरे 12 महीने की यानी साल भर की है? क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहीं लिखा नहीं है, बस कह रहा है द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड डेटा। तो क्या मान के चलूं कि ये जो मेरे यूनिट्स हैं ये पूरे साल भर के हैं या फिर ये मंथली है? क्योंकि मंथली तो गिवन है और वो कम है, तो इसका मतलब जो हमने एस्टिमेशन करा होगा, जो हमने एस्टिमेशन करा होगा, अच्छा वैसे लिखा भी यहाँ पे फॉर द ईयर 22-23, तो यानी कि ये कौन सा है मेरा? ये है पर एनम, ये साल भर का है। और ये भी हो गया सर पर एनम। बात समझ आई? फिर इसने सेल दे रखी है अलग अलग। हमें कह रहा है कि प्रोडक्शन बजट बनाना है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। तो प्रोडक्शन तो दे रखी है नहीं, प्रोडक्शन उसने 12 महीने की दे रखी है। और मुझे कह रहा है फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, इसका प्रोडक्शन बजट बनाना है। आओ जरा प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब मुझे बताओ जरा प्रोडक्शन बजट हम कैसे बनाते हैं? प्रोडक्शन बजट कुछ नहीं है भाई, जितने यूनिट आपको बनाने हैं वो लिख दो। अब बनाना जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर बनाना डिपेंड करता है सेल के ऊपर। याद है मोमोज वाले की कहानी? भैया सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि बेचेगा कितना, और जितना बेचेगा उस हिसाब से पहले ओपनिंग वाला बेचेगा, फिर बनाएगा, और फिर कुछ और भी बना के रखेगा क्लोजिंग के लिए। याद है? चल, तो यानी कि हमारा प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है? प्रोडक्शन बजट फॉर क्वार्टर 1, ठीक है। और कैसे बनाना है ये? इन क्वांटिटी। चलो अब दो प्रोडक्ट है, याद रखना, एक है एमएम और दूसरा है एमएच, तो दोनों के लिए अलग अलग बनाना, मतलब दोनों का अलग अलग क्वार्टर का बनेगा। चल तो इसकी फॉर्मेट कैसे बनेगी सर? अगर हम बात करें तो ये सर एक तो एम एम के लिए और एक एम एच के लिए। एम एम और ये हो गया सर प्रोडक्ट। एच एच ये हो गया सर अप्रैल मई जून, और ऐसे यहां पे अप्रैल मई और जून। चलो
तो मुझे बताओ, हमें प्रोडक्शन करनी है कि कितने यूनिट बनाने हैं, ये डिपेंड करता है सर हमारी सेल्स यूनिट पे। सेल्स यूनिट, मुझे बताओ अप्रैल मई जून की सेल्स यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। क्या आपने फॉर्मेट बना लिया है? जल्दी से बनाओ। और फिर मुझे बताओ एमएम की, पहले एमएम की बात करते हैं। एमएम की कितनी प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, आओ जरा चेक करो। सर सेल्स यूनिट जो गिवन है 8000, 10,000। अच्छा सर इसने जुलाई का भी दे रखा है, जुलाई का क्यों दे रखा है पता नहीं, लेकिन हमें तो अप्रैल मई जून का बनाना है। तो 8000, 10,000 और 12,000 लिख दो। 8000, 10,000, 12,000। मुझे बताओ यहां किसी को कोई दिक्कत? चलो एच का भी लिख दो साथ में, 6,000, 8,000, 9,000। 6,000, 8,000, 9,000। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, चलो अब इसमें क्या करते हैं सर, इसमें माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि सबसे पहले तो आपका ओपनिंग वाला बिकेगा, और उसके बाद आपको क्लोजिंग के लिए कुछ अलग से बना के रखना होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या क्वेश्चन में गिवन है? चेक करो जरा, ये लिख लिया ना आपने? और मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब चेक करिए और मुझे बताइए कि क्या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। आओ जरा चेक करते हैं। सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए इसने बताया था, ओपनिंग के लिए तो कुछ नहीं कहा। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहा था कि 25% ऑफ द एंटिसिपेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ सक्सीडिंग मंथ, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो आपको लेना है ना, वो कितना लेना है? 25% लेना है अगले महीने की सेल का। 25% लेना है अगले महीने की सेल का। तो मुझे बताओ जरा कितना हो गया सर, अगर हम बात करें एमएम की, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया सर? 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया सर 10,000 का, 10,000 का कितना? 25% कितना हो जाएगा सर? ये 2,500। बात समझ आई? वो कह रहा है कि जो आपको करंट मंथ में क्लोजिंग स्टॉक लेना है ना, अगले वाले की सेल देखो और उसका क्या ले लो? 25%। ठीक है, चलो तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे 25% इंटू नेक्स्ट मंथ सेल। ठीक है, चल तो मुझे बताओ जरा, अगर मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं तो अप्रैल में अगला महीना कौन सा हुआ सर? मई। तो मई की सेल है सर 10,000, 10,000 का 25% कितना हो गया सर? 2,500। फिर ऐसे ही बात करते हैं कब? जून, मई के लिए। तो मई के लिए अगला महीना है सर जून, और जून में जो सेल्स यूनिट है वो है 12,000। तो 12,000 का 25% हो गया सर 3,000। अब जून के लिए मुझे जुलाई देखना पड़ेगा, और जुलाई तो है ही नहीं सर, अब क्या करें? अब कैसे करें क्वेश्चन सर, जुलाई तो दिया ही नहीं है। जुलाई दिया हुआ है, बस हमने लिखा नहीं है। अब समझ आया उसने जुलाई का डेटा क्यों दिया? वो इसीलिए दिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज होगा। तो जून के लिए अगर मैं बात करूं तो अगला महीना होता है जुलाई। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया सर इसका 25% और इसका भी 25%। तो एमएम के लिए 16,000 का 25% हो गया सर 4,000 रुपए, यहां लिख दो 4,000। ये बताओ समझ आया? अब बात करते हैं एच की। 6,000 में, मतलब अप्रैल के महीने में मुझे क्या देखना पड़ेगा? मई। तो मई है सर 8,000, 8,000 का 25% हो गया सर 2,000। फिर ऐसे ही मई के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? जून। तो जून है सर 9,000, 9,000 का 25% हो गया सर हमारा कितना? 2,250। ठीक है, अब जून के लिए क्या देखना पड़ेगा सर? जुलाई। और जुलाई का सेल मुझे गिवन थी 14,000। तो 14,000 का 25% करता हूं तो ये आता है सर 3,500। चलो ये तो सर हो गया, हमने क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल लिया। अब ओपनिंग कैसे निकालें? सर हमें ये पता है, मुझे बताओ, हमें सर ये पता है कि पिछले महीने का क्लोजिंग, पिछले महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग बन जाता है। तो इसका मतलब सर ये हुआ, मेरी बात समझो, इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कह रहे हो कि जो क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल में रहा होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक अप्रैल में रहा होगा, वो मई में क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल सही। ऐसे ही सर जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा मई में रहा होगा,
वो जून में क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन सर अप्रैल का तो पता ही नहीं है, तो अप्रैल का 0 होगा। अभी छोड़ते हैं अप्रैल का, देखते हैं आगे बात करते हैं एचएच के लिए। तो जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा अप्रैल में है वो अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा। ऐसे ही जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा मई में है वो मेरा जून के लिए ओपनिंग बन जाएगा। तो ये तो मैंने लिख लिया। बताओ बात समझ आई? क्लोजिंग भी लिख लिया और ओपनिंग भी लिख लिया। लेकिन अभी भी अप्रैल का अप्रैल का मुझे ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, तो मैं क्या करूं बताओ? ओपनिंग स्टॉक मुझे अप्रैल का नहीं पता तो क्या करूं? क्या मैं इसको 0 मान लूं? बताओ, क्या मैं 0 मान लूं? हाँ सर, कुछ नहीं दिया तो 0 मान लेंगे? नहीं, गलत कर जाओगे। मेरी बात समझो जरा, देखो मेरी बात समझो। ये है सर अप्रैल, ठीक है, और ये है सर मई। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूं। भाई अप्रैल में मेरी सेल कितनी है सर? अप्रैल में मेरी सेल है सर 8,000। अब अप्रैल से पहले चलते हैं, अप्रैल से पहले क्या आएगा सर? मार्च। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं जब मैं मार्च का क्लोजिंग स्टॉक देखूंगा, जब मैं मार्च का क्लोजिंग स्टॉक देखूंगा तो कैसे देखूंगा सर? बिल्कुल सही, सिंपल चीज है ना। हम ये कहते हैं जिस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है, जिस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है वो निकलेगा अगले महीने की, वो निकलेगा अगले महीने की सेल का 25%। यानी कि अगर मैं हूं मार्च में और मार्च में मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो मैं अप्रैल की सेल देखूंगा और उस सेल का कितना निकाल लूंगा? 25%, क्योंकि यही तो मैं निकालता आया हूं। बताओ समझ आया? तो इसका मतलब सर मार्च में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आएगा 8,000 का। कितना आएगा? 8,000 का 25%। तो 8,000 का 25% कितना हो गया सर? 2,000। 2,000, ये 2,000 क्या आया? ये सर मार्च का, ये आया मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा सर? मार्च का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक फॉर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अप्रैल। क्लोजिंग स्टॉक फॉर अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक फॉर अप्रैल। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ये एक बार दोबारा बताओ, बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, इसका मतलब पता है क्या लॉजिक हुआ? इसका मतलब लॉजिक ये हुआ सर, अगर आप ये कह रहे हो ना, देखो इसका बात समझो, इसका लॉजिक ये हुआ, अगर आप ये कह रहे हो कि आपको क्लोजिंग बनाना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक बनाना है अगले महीने की सेल का 25%, तो अगले महीने की सेल के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक बना रहे हो करंट में, अगले महीने की सेल का 25%। तो अगले महीने ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो मैं इसको दूसरे तरीके से ये कह सकता हूं, मैं दूसरे तरीके से ये कह सकता हूं कि सर ओपनिंग जो है, ओपनिंग जो है वो भी आपका 25% ऑफ करंट मंथ सेल हो गया। करंट मंथ सेल मतलब सर अगर आप अगले महीने की सेल को क्लोजिंग बना रहे हो तो वो क्लोजिंग अगले महीने ओपनिंग बनेगा। तो जिस महीने का आप सेल उठा रहे हो वो उसी महीने का क्या बन गया? ओपनिंग। तो ओपनिंग का मतलब क्या हुआ? 25% ऑफ करंट मंथ सेल। आओ जरा वेरीफाई करें। ओपनिंग की बात करते हैं, देखो मई की बात करो, मई में कितना है? 10,000। 10,000 का 25%, 2,500। ठीक है, ओपनिंग आ गया। जून में बताओ कितना है? 12,000। 12,000 का 25%, 3,000। ऐसे ही अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में बताओ कितना है? 8,000। तो 8,000 का 25% कितना हो गया सर? 2,000। तो या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि मार्च का क्लोजिंग अगस्त अप्रैल के लिए क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पे 6,000 का कितना हो जाएगा? 25%, कितना हो गया? 1,500। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? बहुत सिंपल है कि भैया आपको जो क्लोजिंग स्टॉक बनाना है अगले महीने की सेल का 25%। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बना वो अगले महीने के लिए क्या बन गया? ओपनिंग। चलो सर ये लिखना है? नहीं, ये नहीं लिखना, इतना मुझे बनाना है।
ठीक है, मुझे बताओ कितना बनाना है, आओ जरा चेक कर लेते हैं। सर देखो ये हो गया 8 और 2 8,500। ठीक है, अच्छा यहां बताओ कितना हो गया, 10 75 और 10,500। ठीक है, अच्छा यहां बताओ 4 3 1 और ये हो गया सर 14,000, 13,000 सॉरी। यहां बताओ कितना हो गया, 1500 7,500 6,500 और ये हो गया 6 8,250 और ये हो गया 9 3 12 12 और 2 10 10,250। ठीक है, बताओ समझ आया या नहीं आया, आगे समझ। चल लिखो नोट, लिखो ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विल बी विल बी विल बी क्या, क्लोजिंग स्टॉक फॉर मार्च मंथ। ठीक है, लिखो आगे, मुझे बताओ कहीं किसी को दिक्कत, लिख लिया। चलो आगे पढ़ो जरा, आगे क्या कह रहा है ये, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज। चलो प्रोडक्शन बजट हमने बना दिया, काम करो यहां पे एक और भी लाइन लिखो, एक शायद यहां मिसप्रिंट हो गया है, लिखो ऑल्सो कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर क्वार्टर वन। हमें टोटल कॉस्ट भी बतानी है दोनों प्रोडक्ट की पहले क्वार्टर के लिए। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर क्वार्टर वन। चल लिख लिया, तो मुझे क्या बनाना है अब यहां पे समझो जरा, मुझे बनानी है इनकी कॉस्ट, किसकी, एम एम और एच एच की। तो इसको लिख देता हूं पॉइंट नंबर बी, लिखो क्वार्टर वन। तो मेरे दो प्रोडक्ट हैं सर, एक है एम एम और दूसरा है एच एच। ठीक है, अब जरा बात समझो, सबसे पहले मुझे क्वांटिटी, अब मुझे अप्रैल मई जून से नहीं बताना, मुझे पूरे क्वार्टर का बताना है, अप्रैल मई जून एम एम के लिए और अप्रैल मई जून एच एच के लिए। तो सबसे पहले तो मेरे क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी फॉर क्वार्टर वन। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है कि कितना कॉस्ट लगी। मुझे बताओ जरा एम एम कितना बनेगा सर, एम एम की बात करें तो 1 2 3 क्वार्टर वन में 8,500 प्लस 10,500 प्लस 13,000, सर हम टोटल बनाएंगे 32,000। कितना बनाएंगे, 32,000। ऐसे ही एच एच के लिए बताओ, 6,500 8,250 और लास्ट में सर 10,250। तो मैं एच एच का कितना बनाऊंगा सर, टोटल 25,000 यूनिट में एच एच के बनाऊंगा। मुझे बताओ समझ आया, मुझे कुछ नहीं निकालना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। ठीक है, चलो तो ये मैं बनाऊंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है, सिंपल सर, आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, ये तो मेरे प्रोडक्शन यूनिट हो गए, अब मैं क्या लिखूंगा सर, अब मैं लिखूंगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है। मुझे बताओ जरा वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट गिवन है। सर वेरिएबल कॉस्ट में गिवन है मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, क्योंकि पर यूनिट है इसका मतलब वेरिएबल है। तो सर एक हो गया डायरेक्ट मटेरियल और एक हो गया सर डायरेक्ट लेबर। आओ जरा मुझे बता दो, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, याद रखना मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूं, ये मैं पर यूनिट कह रहा हूं,
पर यूनिट कितना है सर? पर यूनिट है 220 रुपए। और एच में कितना है सर? एच में है 280 रुपए। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर चेक करके बताओ जरा, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट एमएम में कितना है सर? 130 रुपए। और एच में कितना है सर? 120 रुपए। तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया सर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया मुझे बताओ सर? ये हो गया 220 प्लस 130, टोटल हो गया सर 350। ऐसे ही 120, ये तो सर 400 हो गया सीधा सीधा। तो मुझे यूनिट्स पता है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पता है, मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा सर? मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स। चलो तो एक काम करो, इसको लिख दो ए और इसको लिख दो बी। अब निकाल लो टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये मैं प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से निकाल रहा हूं। कैसे निकालूंगा सर? ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए है सर कितना? ए है, मैंने यूनिट है सर 32,000 और 350 रुपए लगेंगे सर, टोटल हो गए 11 लाख, सॉरी 1 करोड़ 12 लाख रुपए। ये हो गया सर 1 करोड़ 12 लाख रुपए। मुझे बताओ कहीं किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही एच में बताओ 400 रुपए एक यूनिट के, तो 25,000 यूनिट के हो गए सर सीधा सीधा 1 करोड़। ठीक है, तो ये मेरे क्या आ गए सर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको लिख देता हूं मैं पॉइंट नंबर सी। ठीक है, या पॉइंट नंबर सी की भी जरूरत नहीं है, सीधा इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देते हैं, बात खत्म। सॉरी, ये फिक्स कॉस्ट ऐड कर देते हैं, तो मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी। ऐड टोटल प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है सर? फिक्स कॉस्ट गिवन है 4 लाख और 5 लाख। फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है सर? 4 लाख 5 लाख, 4 लाख और 5 लाख। अब मेरी बात समझना जरा, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों, मेरी बात समझो। मेरे पास दो ऑप्शन है इसको करने के, दो ऑप्शन है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 4 लाख है और 5 लाख है, तो मैं क्या यहां पूरे 4 लाख रुपए लूंगा और पूरे 5 लाख लूंगा, या मुझे इसको बाइफिकेट, मतलब मुझे कुछ प्रोपोर्शनेट वैल्यू लेनी पड़ेगी? मेरी बात समझ आई आपको? मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या मैं यहां पे जो मुझे फिक्स कॉस्ट लिखनी है ये पूरे 4 लाख और 5 लाख लूं, या मैं इसको प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे लेकर आऊं? तो कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं सर पूरा ले लो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी किस पे डिपेंड करती है? यूनिट्स पे डिपेंड करती ही नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। तो जितने मर्जी यूनिट बनाओ, जितने मर्जी यूनिट बनाओ, ये तो आपका उतने का उतना ही रहेगा, तो पूरे ले लेना चाहिए। कितने मेरे दोस्त हैं जो ये कहते हैं? चल, और कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं नहीं सर प्रोपोर्शनेट वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे साल का दिया हुआ है और हम जो काम कर रहे हैं वो एक क्वार्टर यानी 3 महीने का दिया हुआ, मतलब हम कर रहे हैं, तो यहां मुझे 3 महीने का लेना चाहिए। तो मेरे कितने दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि 3 महीने का लेना चाहिए? चल, तो जो मेरे दोस्त 3 महीने वाली बात कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो कह रहे हैं पूरा ले लो वो भी गलत है। तो सर इसमें क्या करेंगे बताता हूं, मेरी बात समझो जरा, इसको लिखना मत। देखो, एक काम करो, लिख लो इसको वर्किंग नोट में। देखो, यहां पे मेरे पास है ना मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड। मैं अभी सिर्फ एम की बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं एम की बात कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड, एम लिख लेना मेरे साथ साथ ही। देखो, मैं कहता हूं मैन्युफैक्चरिंग फिक्स ओवरहेड मेरे कितने के हैं सर? मेरे मैन्युफैक्चरिंग फिक्स ओवरहेड है टोटल 5 लाख के, 5 लाख के 4 लाख के, 4 लाख के। अब मैं ये कहूं, मेरी बात समझो, मैं ये कहूं कि सर 4 लाख रुपए तो ये साल भर के हैं, 4 लाख रुपए तो ये साल भर के हैं, तो मैं जो बना रहा हूं वो तो मैं कितना बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं 3 महीने का, तो मुझे ये लेना चाहिए सर 3 महीने यानी एक क्वार्टर का, यानी 4 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये होना चाहिए सर 1 लाख रुपए। कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए।
ये बताओ समझ आया या नहीं आया? दिस इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन के लिए गलत है, बस ये इस क्वेश्चन के लिए गलत है, क्योंकि उसने एक लाइन नहीं लिखी, उसने ये नहीं लिखा फिक्स ओवरहेड्स आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब ये होता है कि फिक्स ओवरहेड हमारे महीने के हिसाब से बराबर बराबर चलते हैं। बताओ, ये लाइन उसने नहीं लिखी, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये हुआ, ये जो 4 लाख रुपए हैं, ये जो 4 लाख रुपए हैं, इसको मैं यूनिट के हिसाब से लेकर आऊंगा। कैसे लेकर आऊंगा? यूनिट्स के हिसाब से। लेकिन सर फिक्स ओवरहेड तो हमारे यूनिट पे नहीं होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फिक्स ओवरहेड मेरे यूनिट पे नहीं होते, लेकिन उसने इंफॉर्मेशन मुझे ऐसे दे रखी है कि 4 लाख रुपए का खर्चा होगा पूरे साल भर का, और पूरे साल भर में यूनिट्स कितने बनेंगे सर? पूरे साल भर में यूनिट्स बनेंगे 1,80,000। पूरे साल भर में यूनिट बनेंगे 1,80,000। सर क्या ये एब्जॉर्प्शन रेट नहीं हो गया? हाँ सर, ऐसे ही तो होता था। फिक्स ओवरहेड को हम ऐसे ही तो एब्जॉर्ब करते थे यूनिट के बेसिस पे, कि हम एस्टिमेट करते थे कि इतना खर्चा होगा और इतने यूनिट बनेंगे। बताओ समझ आया? तो यहां पे क्या हो रहा है सर? ये एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है। ठीक है, यानी ये एक तरीके से क्या है? ये है सर रिकवरी या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि बजट बनाते टाइम हम रिकवरी रेट बनाते हैं और उस हिसाब से एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो मुझे बताओ जरा, एम एम के कितने यूनिट हैं सर? एम एम के यूनिट थे 32,000 यूनिट्स। तो सर अगर अगर हम रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से कर रहे हैं, और करना भी ऐसे ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर इंफॉर्मेशन में उसने यही दिया है, उसने हमें रुपीस दे रखे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड साल भर में कितना खर्च होगा, उसके साथ उसने यूनिट बता रखे हैं। तो मतलब हम शुरू में क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट निकालेंगे, और क्वार्टर वन में जितने यूनिट बनाए उस अकॉर्डिंग उससे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 32,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, यह आ जाएगा सर 71,101। तो ये आ जाएगी सर हमारी कॉस्ट, जो हम 32,000 पे रिकवर कर जाएंगे 71,111 रुपए। 71,101 ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या है सर? ये तो है रॉन्ग। रॉन्ग हो गया सर, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, लेकिन यहां पे ये रॉन्ग हो गया है। मुझे बताओ कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चल। अच्छा, अब ऐसे ही किसके लिए निकाल लो सर? निकाल लो अब इसके लिए एच एच के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर एच एच। कैसे निकालूंगा सर? सिंपल है, एच एच के लिए जो खर्चा हुआ है पूरे साल भर का वो 5 लाख है। और रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे सर? जितने यूनिट आप साल भर में सोच रहे हो, कितने सोच रहे हो सर? 1,20,000 यूनिट का बजट बना रखा है। तो जो हम क्वार्टर वन का बजट बनाएंगे उसमें कितने एब्जॉर्ब करेंगे सर? यूनिट के हिसाब से कितने यूनिट थे हमारे? कहां गया? ये रहा, 25,000 यूनिट के हिसाब से। क्या ये लिख रहे हो मेरे साथ साथ या नहीं लिख रहे? हाँ लिख लेना भाई इसको। तो मुझे बताओ कितना हो गया सर? देखो ना, बड़ा सिंपल है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000, ये हो जाएगा सर 1,04,000 104,167। 1,04,167 या 1,04,167 मेरे जेनजी वाले दोस्तों के लिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी की गणित सर हमें आती नहीं है। बताओ समझ आया या नहीं आया? आ गया, चलो। तो सर ये वैल्यू अब हम पुट कर देंगे कहां पे? जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट में निकाल रहा था, आओ जरा। 71,111, और यहां था सर 1,04,167, मतलब 67। तो टोटल कितना हो गया सर बताओ? सर टोटल ये तो हो गया 1,12,71,000, मतलब 71,111। और ये हो गया सर मेरा 101,104 101,104 और 167।
ये क्या आ गया सर मेरा? ये आ गया मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मुझे बताओ कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी पूरे क्वेश्चन में? इजी था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इजी। चलो इसको लिख लो फटाफट से, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15।